दोस्तों, अमेरिका में हवाई के ओआहू आइलैंड पर पर्ल हार्बर नेवल बेस मौजूद है। इसी पर्ल हार्बर नेवल बेस पर 7 दिसंबर 1941 की सुबह सभी आर्मी ऑफिशियल्स और अमेरिकन पब्लिक अपने अपने काम में व्यस्त है कि तभी आसमान पर जापानीज एयरक्राफ्ट का झुंड पर्ल हार्बर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तकरीबन 6 जापानीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 400 से ज्यादा बॉम्बिंग प्लेन्स अचानक पर्ल हार्बर पर आसमान से बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, लगातार 2 घंटे तक पर्ल हार्बर नेवल बेस पर जापानीज प्लेन्स बॉम्बार्डिंग करते हैं, जिसमें अमेरिका के 8 बैटलशिप्स, 188 नॉर्मल शिप्स पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। लगातार 2 घंटों तक चली इस बॉम्बार्डिंग में अमेरिका के 2000 से भी ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें आम जनता भी शामिल थी और लगभग 1000 लोग इस हमले में जख्मी हो जाते हैं। जापानीज आर्मी के द्वारा पर्ल हार्बर पर किया ये हमला बहुत ही भयानक था, जिसकी वजह से अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में कूदना पड़ा। और सभी जानते हैं कि 6 साल तक चले वर्ल्ड वॉर का अंत जापान में 2 एटम बॉम्ब गिराकर खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जापान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला करना पड़ा। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी या जापान को इस अटैक के लिए उकसाया गया था? आइए जानते हैं जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर किए अटैक के पीछे की सच्चाई को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, अमेरिका के पर्ल हार्बर अटैक को समझने से पहले अगर हम जापान के इतिहास को देखें तो 18th और 19th सेंचुरी के दौरान जापान भी ब्रिटिश और अमेरिका जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की तरह एक इंपीरियलिस्ट कंट्री बन रहा था। जापान सेंट्रल एशिया के छोटे बड़े देशों पर हमला करके उन्हें कॉलोनाइज कर रहा था। लगभग 1980 से पहले जापान ने अपने बॉर्डर्स बाकी सभी बाहरी कंट्रीज के लिए सील किए हुए थे। उस वक्त किसी भी कंट्री के लोगों का जापान में घुसना पॉसिबल नहीं था और ना ही जापानीज बाहर दूसरी कंट्रीज में मूव कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जापान के इस बर्ताव से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि जापान बिजनेस ट्रेड के लिए अपने सील्ड बॉर्डर्स को बाकी कंट्रीज के लिए भी खोले। लेकिन जापान ने हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज की इन बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि जापान जानता था कि कैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े कंट्रीज किसी भी देश में ट्रेड के जरिए घुसकर उस देश को कॉलोनाइज करती थी। उस वक्त 18th सेंचुरी में जापान के एम्परर कोमई हुआ करते थे, जिनके शासन के दौरान लगातार अमेरिका जापान को ट्रेडिंग के लिए अपने बॉर्डर्स खोलने की वार्निंग देता था। ऐसे ही 8 जुलाई 1853 को अमेरिका ने जापान पर दबाव बनाया, जिसके बाद अपनी सेफ्टी के लिए जापान को मजबूरन अपनी टेरिटरीज को ओपन करना पड़ा। इसके बाद 1967 में नए एम्परर मेजी ने जापान की गद्दी संभाली। मेजी ने जापान में बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग सिस्टम को और मजबूत किया, जिसकी वजह से जापान फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने लगा और तेजी से डेवलप करने लगा। यही वो दौर था जब जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से ग्रो होने लगा और जापान की इकोनॉमी पीक पर थी। इसी के साथ साथ किंग मेजी जापान की आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करने लगे और उनके वेपन्स को भी अपग्रेड कर रहे थे। दोस्तों, जापान की आर्मी के स्ट्रॉन्ग होते ही जापान ने पावर के दम पर कोरिया के बॉर्डर्स ओपन करवा लिए और उनके साथ ट्रेड करने लगे। अब क्योंकि चाइना पहले से ही कोरिया के साथ ट्रेडिंग में शामिल था, तो कोरिया में ऐसे जबरदस्ती जापान के घुसने की वजह से जापान और चाइना के बीच वॉर शुरू हो गया। 1894-1895 के बीच जापान और चाइना के बीच वॉर चला, जिसे सीनो जापानीज वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में चाइना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और जापान ने कोरिया के भी कुछ पार्ट्स पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब ये सब कुछ चल रहा था तो कोरिया उस वक्त रशिया के अंडर हुआ करता था। कोरिया में अटैक करने का मतलब था सीधा रशिया से वॉर, और इसी वजह से 1904 में कोरिया के लिए जापान और रशिया के बीच वॉर चला, जिसमें रशिया भी जापान से हार गया और रशिया को जापान के साथ पोर्ट्समाउथ पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। दोस्तों, उस वक्त जापान इतना पावरफुल हो चुका था कि वो एक के बाद एक एशियन देशों को कॉलोनाइज कर रहा था। आप जापान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक छोटा सा देश जापान 1940s तक आते आते चाइना के मंचूरिया,
वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस जैसे देशों पर कब्जा कर चुका था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि जापान सभी से लड़ ही रहा था। जापान ने वक्त रहते जर्मनी और इटली जैसे देशों के साथ दोस्ती कर ली। जापान ने इन देशों के साथ मिलकर ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन किया, जिसका मतलब था कि ये तीनों देश एक दूसरे को हर तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। इन देशों के ग्रुप को एक्सेस पावर बोला गया। वहीं दूसरी तरफ एलाइज पावर कंट्रीज, जिसमें अमेरिका, ब्रिटिश, रशिया जैसी वेस्टर्न कंट्रीज शामिल थी, वो सब कुछ देख रही थी। जापान को सुपर पावर बनता देख अमेरिका भी जलने लगा था। वहीं अगर रिसोर्सेज के मामले में देखा जाए तो जापान इसमें इतना रिच नहीं है, इसलिए 1940s में जापान को ज्यादातर रिसोर्सेज के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ता था। जापान को 80% ऑयल और फ्यूल अमेरिका सप्लाई करता था। इसके अलावा स्क्रैप आयरन, स्टील जैसे मेटल्स, रॉ मटेरियल्स, एविएशन फ्यूल भी अमेरिका के द्वारा ही सप्लाई किया जाता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने जापान पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने जापान पर कई सारे सैंक्शन लगा दिए और 1941 में सभी तरह के रिसोर्सेज पर बैन लगा दिया। अमेरिका चाहता था कि जापान चाइना के मंचूरिया को रिलीज कर दे और जर्मनी और इटली के साथ अपने अग्रीमेंट्स को खारिज कर दे, ताकि वो एक्सेस पावर से अलग हो जाए। लेकिन जापान ने अमेरिका की किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा लगाए गए सैंक्शन की वजह से जापान इकोनॉमिकली कमजोर हो गया और द ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जब वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा, तब जापान पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला था। अब जापान का सब्र टूट चुका था। उसने अमेरिका को सबक सिखाने का प्लान बना लिया था। जापान हांगकांग और फिलीपींस को भी इन्वेड करना चाहता था, जो ऑलरेडी रशिया, फ्रांस और अमेरिका के अंडर थे। जापान जानता था कि इन पर अटैक करने से सभी एलाइज कंट्रीज एक्शन में आ जाएंगी, इसलिए सबसे पहले जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करने का प्लान बनाया, ताकि इस अटैक से अमेरिका को जापान की पावर का पता चल सके और इस तरह से अटैक करने पर जापान को भी अपनी डिफेंस करने का मौका भी मिल जाएगा। इसके बाद 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने 6 एयरक्राफ्ट और 414 प्लेन्स के साथ अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर पर अटैक करने के अगले ही दिन जापान ने फिलीपींस और हांगकांग पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं इस अटैक से बौखलाए अमेरिका ने जापान और एक्सेस पावर्स के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने का ऐलान कर दिया। 4 साल तक चले इस वर्ल्ड वॉर में न जाने कितनी जाने गई। 1945 आते आते जर्मनी और इटली हार मान चुके थे, लेकिन जापान अभी भी वॉर में खड़ा था। जिसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराकर इस वॉर का अंत किया, जो कि बहुत ही भयानक, दर्दनाक और ब्रूटल था। लेकिन दोस्तों, वॉर कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कई सारे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जापान और अमेरिका दोनों ही पर्ल हार्बर अटैक के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि अमेरिका सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा उसने जापान के साथ कई बार पीस ट्रीटी भी साइन करने की कोशिश की थी, जो हमेशा जापान के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती थी। और अगर जापान चाहता तो वो रिसोर्सेज के लिए बाकी दूसरी कंट्रीज की भी हेल्प ले सकता था। उसे अमेरिका पर हमला करने की कोई नीड नहीं थी। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने के और एक्सेस पावर के खिलाफ वॉर करने के चांसेस ढूंढ रहा था। इसलिए उसने जानबूझकर जापान पर इतने सैंक्शंस और बैन लगाकर जापान के ऊपर सीवियर इकोनॉमिक प्रेशर डाल दिया, जिसके खतरनाक रिजल्ट्स देखने को मिले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वर्ल्ड वॉर 2 और पर्ल हार्बर अटैक के लिए अमेरिका और जापान में से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेड स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।